यशवंत महाविद्यालय नांदेड़ द्वारा आयोजित हिंदी दिवस समारोह के सम्माननीय अध्यक्ष स्वामी राम तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के भूतपूर्व वाइस चांसलर और महाविद्यालय के सम्माननीय प्राचार्य, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर जी.एन. शिंदे जी, हिंदी विभाग अध्यक्ष विजय सिंह ठाकुर जी, ढाकनेकर मैडम, मित्रवर डॉक्टर सुनील जादव जी, मराठी के हमारे परम मित्र और जिन्हें हमें बार बार पढ़ते हैं और सुनते हैं, डॉक्टर विश्वाधार देशमुख जी, इस आभासी मंच में जुड़े हुए यशवंत महाविद्यालय के सभी सम्माननीय मित्र और जिनके लिए ये समारोह रखा गया है, वो महाविद्यालय के सभी उपस्थित विद्यार्थी मित्र। आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। वैसे 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी सप्ताह भी मनाया जाता है और हिंदी पखवाड़ा भी मनाया जाता है। तो कल 14 सितंबर था, लेकिन त्योहार के कारण और महाविद्यालय में भी कुछ कार्यक्रम होने के कारण कल समय नहीं हो पाया, इसलिए आज हिंदी दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है। पूरे देश भर में ये हिंदी दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और ये दिवस मनाने के पीछे यही उद्देश्य होता है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार हो, हिंदी भाषा की उन्नति हो, उसकी प्रगति हो। उस बहाने से समारोह का आयोजन हम करें, उसको याद करें, बोलचाल में उसका उपयोग हो। इस उद्देश्य से देश भर में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, 14 सितंबर 1949 को, और तब से लेकर आज तक प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। जब देश स्वतंत्र हुआ तब हमारे सामने प्रश्न यह था कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि हर एक देश की पहचान 4 बातों से होती है। एक तो राष्ट्रध्वज, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय चिन्ह, तो बाकी सारी चीजें तो सब तय हुई कि राष्ट्रभाषा मतलब राष्ट्रध्वज तिरंगा हो, राष्ट्रीय चिन्ह। लेकिन प्रश्न यह था कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि हर एक देश की पहचान ही इन बातों से होती है। उसकी अस्मिता, उसकी पहचान के लिए जरूरी होता है। जब राष्ट्रभाषा की बात आती है तो हम देखते हैं कि हमारे संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है, बल्कि उसे राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसके कारण अनेक थे, क्योंकि हमारे देश में अनेक भाषाएं, प्रादेशिक भाषाएं हैं, और उन प्रादेशिक भाषाओं में से किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए, यह प्रश्न हमारे सामने था। उसके लिए एक समिति गठित की गई, उसने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद यह तय हुआ कि हमारे देश में सबसे अधिक मात्रा में बोली जाने वाली, समझी जाने वाली, लिखी जाने वाली, पूर्व से लेकर पश्चिम तक और दक्षिण से लेकर उत्तर तक
में सबसे अधिक मात्रा में बोली और समझी जाने वाली भाषा हिंदी भाषा है। सामान्य लोग इस भाषा को समझते हैं, इसलिए उसे राजभाषा का दर्जा दिया गया, राष्ट्रभाषा का नहीं। अब उसके पीछे राजनीति भी हुई और राजभाषा के दर्जे के बावजूद भी हम ये कहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्र महात्मा गांधी जी को हमने लोगों ने ये कहा कि हमारे है, प्रेम से जो है लोगों ने उनको स्वीकार किया। हिंदी को भी लोगों ने राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया है। ये हमारी भाषा है, हिंद है तो हिंदी है, बोली जैसे मकरंद है, ऐसा कहा जाता है। जो भाषा वैज्ञानिक भाषा है, सरल सहज भाषा है, एक समृद्ध भाषा है, तो उस भाषा को भारतीय लोगों ने भाषा के रूप में स्वीकार किया है। लेकिन जब हम संविधान की बात करते हैं तो हिंदी को राजभाषा का ही दर्जा यहां पर दिया गया है। तो उस समय से लेकर 14 सितंबर को जो है विविधता से भरा हुआ है, अनेक धर्म, इतनी विविधता हमें विश्व के किसी भी देश में दिखाई नहीं देती। इसलिए हम हमेशा जो गाना गाते हैं, देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। तो इस विविधता को एकता के सूत्र में बांधने का काम हिंदी भाषा करती है। मतलब हिंदी भाषा इस राष्ट्र को एक सूत्रता में बांधने का काम करती है। अन्य सभी भारतीय भाषाएं उस प्रदेश तक सीमित हैं और हिंदी के विविध रूप हमारे सामने देखने को मिलते हैं। इस देश में हिंदी इस देश में मातृभाषा के रूप में बोली जाती है, जिसे हम हिंदी भाषी प्रदेश कहते हैं, हिंदी बेल्ट। हिंदी हमारी राजभाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी संपर्क भाषा है, इस देश की संपर्क भाषा है। क्योंकि आप अगर भारत में कहीं पर भी जाएंगे तो वहां पर जो है आपको हिंदी मतलब बोलने वाले, समझने वाले लोग जो है मिलेंगे। इसलिए संपर्क सूत्र के रूप में हिंदी भाषा का भी प्रयोग इस देश में किया जाता है। तो इतनी विविधता हिंदी भाषा जो है दिखाई देती है। तो संपूर्ण देश को एक सूत्रता में बांधने का काम हिंदी भाषा ने 10वीं शताब्दी से लेकर आज तक किया है और भविष्य में भी वह करेगी। बहुभाषी देश, जैसा हमने कहा कि 22 राजभाषाओं को मतलब भाषाओं को राजभाषा का दर्जा यहाँ पर दिया गया है। तो इन सभी भाषाओं को, जैसा फूलों का हार हो, मोतियों का हार हो और एक धागा इन सभी को एक सूत्रता में बांधता है, उसी तरह से इन सभी भाषाओं को एक सूत्रता में बांधने का काम अगर कौन सी भाषा करती है तो वह हिंदी भाषा है। 8वीं 9वीं शताब्दी से लेकर हम देखते हैं कि हिंदी भाषा का विकास उस समय से हुआ। मतलब लगभग 1000 वर्षों की समृद्ध परंपरा इस हिंदी भाषा को है। मतलब हिंदी भाषा की जो जड़ें हैं बहुत गहरी है। ये हिंदी भाषा साधु और संतों की गोद में पली बढ़ी। और विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं कि मेरा ये 40-50 मिनट का जो व्याख्यान होगा वह 2 भागों में होगा। पहला भाग हिंदी भाषा के महत्व को लेकर
और दूसरा जो भाग होगा वह हिंदी में रोजगार की संभावनाएं कहाँ-कहाँ पर है। रोजगार आपको हिंदी के माध्यम से कहाँ मिल सकता है, जो विद्यार्थियों के काम के लिए है। तो उसका अध्ययन हमें इस भाग में करना है। तो 10वीं शताब्दी से लेकर आज तक हम देखते हैं हिंदी का विकास किस तरह से हुआ। जो साहित्य की विद्यार्थी है वो तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास 3 भागों में बांटा गया, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। उसमें बहुत विस्तार से जानना नहीं चाहता। भाषा हुई, प्रसारित हुई और विकसित हुई, संपन्न हुई। अनेक संत हैं, नामदेव जी से लेकर तुलसीदास हैं, लिए जा सकते हैं। इन सभी संतों ने हिंदी भाषा का प्रयोग किया हुआ है। हिंदी भाषा का विकास जो है इन्होंने किया हुआ है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी भाषा का महत्वपूर्ण योगदान रह चुका है। देश जब गुलामी में था तो उस समय संपूर्ण देश को एक सूत्रता में बांधने की जरूरत थी, क्योंकि हम सब एक देश को आजादी मिलना संभव नहीं था। और ऐसे स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जो भाषा जुड़ी है वह है हिंदी भाषा। गांधी जी का योगदान इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने जो कहा कि राष्ट्रभाषा के बिना देश गूंगा होता है, और गांधी जी ने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है। अनेक संस्थाओं का निर्माण गांधी जी ने किया। खुद उन्होंने जो है अपने बेटे को दक्षिण भारत में जो है हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए भेजा हुआ था। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की जो स्थापना है वो गांधी जी के कारण हुई। और ऐसे अनेक महापुरुष हैं जिनके कारण जो है हिंदी भाषा स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जो है जुड़ गई। और विशेष बात यह है कि जो अहिंदी भाषी लोग हैं उन्होंने हिंदी को समृद्ध बनाया है, हिंदी का प्रचार प्रसार किया हुआ है। अगर हम दक्षिण भारत की जब बात हम करते हैं, दक्षिण भारत को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि दक्षिण भारत में जो हिंदी का आरंभ से लेकर विरोध होता है, के बाद तो खैर वहां पर बड़ी राजनीति हुई, चुनावी मुद्दा ही जो है हिंदी विरोध का वहां पर था। उसका एक इतिहास है, क्योंकि इस हम देश में जो है द्रविड़ संस्कृति हिंदी भाषा है पर थोपा गया है, इसीलिए दक्षिण भारत में जो है हिंदी का विरोध होता है। लेकिन ऐसे कुछ लोग वहां पर भी है जिन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर दिया हुआ है। अहिंदी भाषियों में जैसा कि महात्मा गांधी जी स्वयं गुजरात से थे, स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात से थे, लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र से थे, काका कालेलकर जो है यहाँ से थे। ऐसे अनेक नाम लिए जा सकते हैं जिन्होंने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है। और आजादी के समय में उस आंदोलन के साथ ये भाषा जुड़ गई, देश एक हुआ, आंदोलन किया गया, हमें आजादी मिली। तो इस भाषा का महत्व यह है, हिंदी भाषा का, कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़ी हुई भाषा है। देश को आजाद करने के लिए जो है इस हिंदी भाषा का महत्वपूर्ण योगदान जो है देखने को मिलता है। अनेक कवियों ने, लेखकों ने
हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में योगदान दिया हुआ है। अनेक नाम लिया जा सकते हैं, लेखकों के नाम इसमें लिया जा सकते हैं जिन्होंने हिंदी में लिखा और उसका प्रचार प्रसार किया। एक अच्छी कविता मेरे पढ़ने में आई इन दिनों, जिसमें हिंदी का महत्व, उसका गौरव उन्होंने प्रस्तुत किया हुआ है। कवि कहते हैं कि हिंदी दिवस हम क्यों मनाएं, क्या उद्देश्य है उसका। उन्होंने कहा कि हिंदी दिवस मनाने का भाव अपनी जड़ों को सींचने का भाव है, अपनी जड़ों को सींचने का भाव है, क्योंकि हमारी जड़ें जितनी मजबूत होगी, वह भाषा को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर और अन्य बातों को लेकर जितनी जड़ें हमारी गहरी होगी, उतना ही हमारा विकास होगा। मतलब पश्चिमी लोगों का या किसी अन्य लोगों का कुछ लेकर, मतलब उनकी संस्कृति हमने स्वीकार की, वेशभूषा स्वीकार कर ली, उनकी भाषा हमने स्वीकार कर ली, तो उनका सब कुछ स्वीकार करके जो हम भारतीय संस्कृति कहते हैं, उसका विकास जो है संभव नहीं है। वो कहते हैं कि हिंदी दिवस क्यों मनाएं, अपनी जड़ों को सींचने का भाव है। उस पेड़ को आप देखिए, पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होती है, वह पेड़ उतना ही विशाल बड़ा होता है। इसलिए हमारी जड़ें जो है मजबूत होनी चाहिए, और ये जड़ें अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, वेशभूषा आदि से जो है संपन्न होती है। राष्ट्रीयता से जुड़ने का भाव, भाषा को अपनाने का, हिंदी दिवस मनाने का एकता, अखंडता और सर्वपुरा का भाव है। उदारता, विनम्रता और सहजता का भाव है। समर्पण, त्याग और का भाव है। ज्ञान, प्रज्ञा और बोध का भाव है हिंदी दिवस। अपनी समग्रता में खुसरो जायसी का खुमार है, तुलसी का लोक मंगल है, सूर का वात्सल्य और मीरा का प्यार है हिंदी दिवस। कबीर का संदेश है, बिहारी का चमत्कार है, घनानंद का पीर है, पंत की प्रकृति सुषमा और महादेवी की आंखों का मीर है हिंदी। हिंदी दिवस निराला की ओजस्विता, जयशंकर की ऐतिहासिकता, प्रेमचंद का यथार्थोन्मुख आदर्शवाद, दिनकर की विरासत और धूमिल का दर्द है हिंदी दिवस। इस देश की उत्सव धर्मिता है, संस्कारों की आकाश धर्मिता है। अपनी संपूर्णता में यह हमारी राष्ट्रीय अस्मिता है हिंदी, और इसीलिए हिंदी दिवस हम हर साल यहाँ पर जो है मनाते हैं। तो क्यों अपनी भाषाओं का विकास होना चाहिए, क्या कारण है? शिक्षाविद भी कहते हैं कि कम से कम 5वीं कक्षा तक तो मातृभाषा में शिक्षा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि मातृभाषा में वो छोटा सा बच्चा जितना सहजता से ग्रहण कर सकता है, सीख सकता है, वो दूसरी भाषाओं में नहीं कर सकता। दूसरी भाषा को सीखने के लिए ही हमारे अधिक से अधिक एनर्जी जो है उस पर वेस्ट हो जाती है। इसीलिए जो हमारी भाषाएं हैं, भारतीय भाषाएं हैं, हिंदी हो, मराठी हो या अन्य भारतीय भाषाएं हैं, उन सभी भारतीय भाषाओं का विकास होना चाहिए, हमारे देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। और ये सभी भाषाएं हमारे ज्ञान विज्ञान की भाषाएं होनी चाहिए, हमारे व्यवहार की भाषाएं होनी चाहिए, राजकाज की भाषा जो है निश्चित रूप से होनी चाहिए। मतलब जो हम कहते हैं ना कि हमारी सोई हुई प्रतिभा को अगर जगाना है, नारायणकर जी ने कहा कि भारत की सोई हुई प्रतिभा को अगर जगाना है
तो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में ही हमें जो है शिक्षा, एजुकेशन मिलना चाहिए, और ये बहुत जरूरी है। और इसलिए जो आग्रह हम बार बार ये करते हैं, या शिक्षाविदों का कहना यह है कि भारतीय भाषाओं का विकास होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो उसकी बहुत सारी हानियां हम देखते हैं। मेकाले से लेकर, क्योंकि मेकाले ने ये जाना था कि इस भारत देश की अगर कमर तोड़नी है, रीढ़ की हड्डी तोड़नी है, तो हिंदी भाषा को खत्म करो, ये उसका उद्देश्य था। अंग्रेजी को उन्होंने स्वीकार किया। अगर भारत देश को गुलाम बनाए रखना है, यहाँ सिर्फ क्लर्क अगर तैयार करने हैं, तो अंग्रेजी भाषा को इन पर थोपना पड़ेगा। लेकिन बाद में जो एल्फिंस्टन हो गए, एल्फिंस्टन का यह कहना था कि यहाँ की भाषाओं में शिक्षा होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, उनका महत्वपूर्ण। और इसीलिए जो है बाद में त्रिभाषा सूत्र स्वीकार किए गए हमारे देश में। वो त्रिभाषा सूत्र दक्षिण भारत में उन्होंने वहां पर जो है स्वीकार नहीं किया हुआ है। हम देखते हैं कि बहुत सारे जो छात्र हैं वह अंग्रेजी भाषा में ही जो है अनुत्तीर्ण होते हैं, फेल हो जाते हैं। कुछ 10वीं में, कुछ 12वीं में, कुछ अन्य वर्गों में जो है अंग्रेजी के कारण। अब ये हमें ध्यान रखना चाहिए विद्यार्थियों को विशेषकर, कि यहाँ किसी भाषा का विरोध हमें नहीं करना है। कौन सी भी भाषा बुरी नहीं होती, सभी भाषाएं अच्छी होती है। और इस जो है वैश्वीकरण के युग में आज के, हमें बहुभाषी होना चाहिए। जितना आप भाषाओं को जानेंगे, समझेंगे, इतनी ज्यादा है भाषा। 2 भाषा, कम से कम 3 भाषाएं तो आनी ही चाहिए हमें। हमारी मातृभाषा, हमारी राष्ट्रभाषा, और जो ज्ञान भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, अंग्रेजी भाषा। इन 3 भाषाओं का आना तो हमारे लिए आज के समय में बहुत आवश्यक है। इसलिए भाषा का विरोध नहीं करना है, बल्कि अपनी भाषा को अच्छी तरह से सीखकर, उसको पचाकर, जैसा हम कहें नहीं, अपनी मातृभाषा यानी हमारे हृदय के निकट की भाषा होती है मातृभाषा। अगर ठेस पहुंचे तो जो शब्द निकलता है, माँ, आई, जो भी निकलता है, वो हमारे हृदय के पास से, मतलब वो भाषा हमारे हृदय की भाषा है। कितना भी अंग्रेजी पढ़ा लिखा आदमी हो, अगर उसे ठेस लगे तो अंग्रेजी में नहीं, उसकी मातृभाषा में ही पहला शब्द जो है उसको निकलता है। मतलब तात्पर्य यह है कि अपनी हिंदी भाषा को, अपनी मातृभाषा मराठी को अच्छी तरह से सीखकर आप दूसरी भाषाओं को निश्चित रूप से सीखिए। वो जरूरी है, उसके बगैर विकास नहीं होगा। अब वो ज्ञान भाषा, उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा, उसको सीखना ही पड़ेगा। कब? अपनी भाषा को अच्छी तरह से सीखकर बाकी भाषाओं को हमें सीखना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि हमें एक भी, मतलब अपनी मातृभाषा भी हमें ठीक ढंग से, अच्छी तरह से जो है ना बोलने आती है, ना लिखने आती है। तो पहला काम यह है, जैसा हम कहेंगे ना कि भाई अपनी भाषा को छोड़कर हम दूसरी भाषा, अपनी माँ को छोड़कर जो है, हाँ, दूसरे जो सौतीली माँ है उससे प्रेम कर, इस तरह से नहीं। पहला काम यह है कि भाई जो है अपनी भाषा को अच्छी तरह से सीखना चाहिए। और क्या हो रहा है ये? आवाज आ रही है ना मेरी? हेलो? हाँ, हाँ। तो बिना भारतीय भाषाओं के भारतीय संस्कृति जिंदा नहीं रहेगी।
इतना हमें ध्यान रखना चाहिए। और भाषा का और संस्कृति का बहुत ही नज़दीक का संबंध होता है। भाषा खत्म हो रही है, धीरे-धीरे शब्द खत्म हो रहे हैं। जब एक भाषा खत्म होती है, तो उसके साथ-साथ संस्कृति भी उसके साथ जो है खत्म होती जाती है। और इस कारण से किसी अन्य की देखा-देखी में अनुकरण करना, उनकी नकल करना, ये न करते हुए जो हमारा है, अपने पास का है, उसको देखकर जो है हमें आगे निश्चित रूप से करना चाहिए। और जो भाषा इतनी समृद्ध हो, तो हमारे मन में उसके प्रति हीन भाव क्यों हो? क्योंकि हम समाज में जो मानसिकता हम देखते हैं कि अंग्रेजी को लेकर हम कहते हैं कि एक समृद्ध भाषा, अंग्रेजी जिसको बोलने आती है उसको ऐसा बड़ा माना जाता है, और जो हिंदी, मराठी भाषा बोलते हैं उसको हीनता की दृष्टि से देखा। तो ये दृष्टिकोण भी जो है, जो अपना है, वो अपना है, और उसकी जो समृद्धता है, उसे हमें देखना चाहिए। हीनता का जो भाव है, वो हमें समाप्त करना चाहिए। एक बात ज़रूरी है, जो भाषा विश्व में दूसरे पायदान पर हो, बोलने वालों की दृष्टि से, दूसरे, क्योंकि अगर प्रश्न पूछा जाए, विश्व में नंबर 1 की भाषा कौन-सी है? तो विद्यार्थियों का उत्तर ये आता है कि अंग्रेजी भाषा जो है, नंबर 1 की भाषा है, बोलने वालों की दृष्टि से। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि बोलने वालों की दृष्टि से जो मंदारिन भाषा जो है, जिसको हम चीनी भाषा कहते हैं, वो विश्व में नंबर 1 पर है। और दूसरे नंबर पर जो है, हमारी हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा जो है, वह बोली जाती है। भारत के बाहर 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा जो है पढ़ाई जाती है। हमारे देश में जो है लगभग 80-50 85% जो है लोग जो है हिंदी भाषा को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और बोल सकते हैं। इसीलिए आज़ादी हमको मिली, तो उस गुलामी की मानसिकता से हमें बाहर निकलना चाहिए। आज भी हम उस गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहे। वो अपनी संस्कृति को लेकर हो, अपनी भाषा को लेकर हो, वेशभूषा को लेकर हो। उस गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल कर जो है हमें यहाँ पर अपनी भाषाओं का निश्चित रूप से प्रयोग करना चाहिए। मैथिली शरण गुप्ता जी ने जो कहा कि जिसको न निज भाषा तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं, पशु नीरा है और मृतक समान है। क्या कहते हैं? जिसको न निज भाषा, मतलब अपनी भाषा को, अपनी भाषा का जिसे अभिमान ना हो, जिसे अपने संस्कृति का अभिमान ना हो, अपने देश का जिसे अभिमान ना हो, वह नर नहीं, पशु नीरा है और मृतक समान है। मतलब हमें जैसे अपने राष्ट्रध्वज के प्रति, राष्ट्रीय चिन्ह के प्रति प्रेम होता है, देश के प्रति प्रेम होता है, उतना ही प्रेम हमें भारतीय भाषाओं के प्रति होना चाहिए। ये भारतीय भाषाएं कह रहा हूँ, हिंदी के साथ-साथ जो है भारतीय भाषाओं के प्रति भी जो है वो प्रेम होना चाहिए। और जिसे वो नहीं है, वो मृतक समान है, ऐसा कहते हैं। भारतेंदु जी ने कहा, निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति के मूल। मतलब अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में, हिंदी भाषा में जितनी प्रगति हम कर सकते हैं, निज भाषा उन्नति आहे, सब उन्नति के मूल। हम अपनी भाषा में जितनी प्रगति कर सकते हैं, उतनी प्रगति दूसरी भाषाओं में नहीं कर सकते। जब हम विश्व की बात करते हैं, तो जिन देशों ने प्रगति की है, उन देशों को देखिए, चीन को देखिए, जापान को देखिए, या अन्य जो है राष्ट्रों को देखिए। वहां पर
उनकी अपनी भाषा है। चीन में अंग्रेजी का उपयोग अधिकतर नहीं होता, जापान में नहीं होता। जो जापान दूसरे महायुद्ध में बेचिराग हुआ था, इतनी प्रगति उन्होंने की, तो वहां पर जो है जापानी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो हर एक व्यक्ति के मन में राष्ट्रभाषा के प्रति, अपनी भाषाओं के प्रति निश्चित रूप से प्रेम होना चाहिए। एक प्रसंग ऐसा बताया जाता है कि नेहरू जी रशिया गए थे। ये 1955 के आसपास की घटना है, और एक सार्वजनिक सभा में वो भाषण दे रहे थे। जैसे ही भाषण देने के लिए उठे, तो नेहरू जी का अंग्रेजी प्रेम तो हम जानते हैं, वो अंग्रेजी में भाषण देने लगे। तो उनको वहां पर रोका गया और ये कहा गया कि एक तो आप अपनी भाषा में यहाँ पर भाषण दीजिए, मातृभाषा में या राष्ट्रभाषा में भाषण दीजिए, नहीं तो हमारी जो राष्ट्रभाषा है इस रशिया की, उसमें आप भाषण दीजिए। तो नेहरू जी को अंग्रेजी में भाषण देना मतलब उन्हें रोकना पड़ा, और उन्होंने हिंदी भाषा में जो है यहाँ पर भाषण दिया। तो ये होना चाहिए। छोटी छोटी बातें होती है जिसमें से हम अपने जो है देश के प्रति, समाज के प्रति, भाषा और धर्म के प्रति, जो भी बातें हैं उसके प्रति जो है ये कर सकते हैं। स्वामी रामतीर्थ का जो प्रसंग है, वो जो घटना है, आपको संभवतः मालूम होगी। जब वो जापान गए थे, स्वामी रामतीर्थ जापान में जब वो रेल से सफर कर रहे थे, तो चाहिए थे, दिखाई नहीं दिए दूसरा तीसरा स्टेशन, और अनायास रूप से उनके मुख से ये शब्द निकले, शायद जापान में ताजे फल नहीं मिलते हैं क्या। ये शब्द सुन उस व्यक्ति ने सुने, वहां पर जापानी व्यक्ति ने, जो अपने पत्नी को छोड़ने के लिए रेलवे स्थानक पर आया था, पत्नी को छोड़ने के लिए डिब्बे तक आया था, और ये उन्होंने सुना। देखिए, वह बाहर गया और वह ताजे फलों की टोकरी लेकर आता है स्वामी जी के पास, और स्वामी जी को कहता है कि स्वामी जी ये लीजिए, आपको फल चाहिए था ना, ये फल लीजिए। तो स्वामी जी को लगा कोई फल विक्रेता होगा, उन्होंने वो फल लिए और कहा कि कितने पैसे हुए, कितने पैसे देना है। वो जापानी व्यक्ति कहता है, लड़का कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। उन्होंने कहा क्या चाहिए। तो वो कहता है कि आप इतना ही कीजिए कि जब भी आप भारत जाएंगे, तो भारत में जाने के बाद वहां पर ये मत कहिएगा कि जापान में ताजे फल नहीं मिलते। मतलब इतना राष्ट्र प्रेम हर एक व्यक्ति में होना चाहिए, तब जाकर देश का विकास हो सकता है। छोटी छोटी बातों से होता है। और जैसा हम जानते ही है कि हर एक भाषा जो है वो मनुष्य को जोड़ने का काम करती है। भाषा जोड़ती है, भाषा तोड़ती नहीं। और हिंदी भाषा भी जोड़ने का काम करती है, लेकिन हमारे देश में भाषा को लेकर राजनीति होती है कि आप दक्षिण भारतीय हैं, आप उत्तर भारतीय हैं, अमुक है। कि कुछ दो को लेकर ही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कुछ बातें, कि जो हमारे देश की सामयिक संस्कृति है, उस सामयिक संस्कृति की अभिव्यक्ति सिर्फ हिंदी भाषा में ही
संभव है। अगर इस देश पर शासन करना है तो हिंदी भाषा का आना बहुत जरूरी होता है। जो है उन्होंने हिंदी भाषा बहुत जरूरी भाषा जो है यहाँ पर देखने को मिलती है, और वही भाषा विकसित हो सकती है जो भाषा ज्ञान विज्ञान की भाषा हो, रोजी रोटी की भाषा हो। मतलब भाषा का संबंध रोजी रोटी के साथ भी है। हम अंग्रेजी भाषा इसलिए सीखते हैं क्योंकि अंग्रेजी भाषा में हमें नौकरी मिलती है। मतलब बगैर अंग्रेजी के जो है, जो बड़े बड़े पद हैं, उसके लिए अंग्रेजी का आना जो है बहुत आवश्यक है। तो हिंदी भाषा भी ज्ञान विज्ञान की भाषा होनी चाहिए। जो ज्ञान विज्ञान हमें अंग्रेजी में सीखने को मिलता है, अगर वह हमारी भाषाओं में सीखने को मिले तो जयंत नारलिकर जो कह रहे हैं कि भारत की सोई हुई प्रतिभा निश्चित रूप से इसके कारण जो है जगेगी और देश का विकास होगा। ये रोजी रोटी का जो विषय है हम अंतिम भाग में यहाँ पर लेंगे। अनेक लोगों का हम यहाँ पर नाम ले सकते हैं, देख सकते हैं। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में अनेकों का योगदान यहाँ पर जो है रह चुका है। हिंदी फिल्मों का योगदान है, आकाशवाणी का योगदान है, या इन दिनों जो अनेक चैनल्स चलते हैं, हाँ, उसका योगदान जो है देखने को मिलता है। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में इन सब का जो है योगदान निश्चित रूप से रह चुका है। वैश्वीकरण के युग में भाषाओं को लेकर अनेक प्रश्न है। अनेक भाषाएं जो है खत्म हो रही है, कुछ भाषाएं खत्म होने की कगार पर हैं। अनेक शब्द जो है धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। मतलब जिन शब्दों का हम प्रयोग ही नहीं करेंगे तो वो भाषाएं जो है धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और इस युग में हम देखते हैं, जब हिंदी की ही बात हम कर रहे हैं, तो आज भाषा कैसी होगी ये जो है मार्केट तय करता है वैश्वीकरण के युग में। और हम देखते हैं कि आज जो है इंग्लिश भाषा मतलब हिंदी और अंग्रेजी के शब्दों को लेकर हम उस भाषा का प्रयोग करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है भाषा को लेकर कि 100% हम शुद्ध कर रहे हैं। भाषा 100% मतलब 24 कैरेट सोने के जैसे। अगर ऐसा होगा तो जनसामान्य की भाषा नहीं रहेगी, और जब जनसामान्य की भाषा नहीं रहती तो वो भाषा टिकती नहीं। जैसा संस्कृत के साथ हुआ। संस्कृत ने जो है लचीलापन, मतलब जो अन्य भाषाओं के शब्द है उसे स्वीकार नहीं किया। वह सिर्फ जो है ग्रंथों की भाषा आज के समय में। तो हिंदी भाषा में लचीलापन है, हिंदी भाषा की जड़ें गहरी है, और हिंदी भाषा अनेक भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ रही है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि भाई हिंदी खतरे में है, हाँ, तो ऐसा नहीं है कि भाई हिंदी खतरे में, लेकिन कुछ प्रश्न है, कुछ चिंताएं भी जो है निश्चित रूप से हमें यहाँ पर देखना चाहिए। शुद्ध भाषा और इंग्लिश भाषा, जैसे कि अनेक शब्द है, तो जो सामान्य शब्द है, सरल शब्द है, कठिन अगर शब्द है हिंदी का, तो वहां पर अंग्रेजी के आसान शब्दों का प्रयोग हम निश्चित रूप से कर सकते हैं।
जैसे कि कंप्यूटर शब्द है, वहां पर संगणक का उपयोग निश्चित रूप से किया जाता है। हम फ्रेम कहते हैं तो मित्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो जितना आसान है, जितने आसान शब्द है, उसका प्रयोग जो है हमें यहाँ पर निश्चित रूप से करना चाहिए। अब हिंदी में और मराठी में भी कुछ कठिन शब्द हैं, जैसा कि रेलवे स्टेशन। अभी रेलवे स्टेशन अंग्रेजी का शब्द है, अब हिंदी के लिए शब्द नहीं है क्या? तो हिंदी में शब्द है लेकिन कठिन है। जो कहते हैं ना कि लोहपत गामिनी विश्राम गृह, ऐसा उसका उपयोग होता है। तो हमारे जो कठिन शब्द हैं वहां पर अन्य भाषाओं के अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं। या रेनकोट शब्द है, अब रेनकोट अंग्रेजी का शब्द है, हम बोलचाल में उसका उपयोग करते हैं। कम से कम शब्दों का, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, उसमें कोई गलत भी। इसका उदाहरण मैं आगे एक जगह पर लेने वाला हूं। अब रेनकोट के लिए जो कहा जाता है, कौन सा शब्द है उसमें? उसके लिए जो कहा गया कि वर्षा प्रतिबंधक तसबंदी उंडी, ऐसा जो कहा जाता है वो रेनकोट के लिए। ऐसे अनेक शब्द है। तो जहाँ कठिन है वहां पर दूसरी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग निश्चित रूप से हम कर सकते हैं, लेकिन अपने जो आसान शब्द हैं उनका उपयोग निश्चित रूप से होना चाहिए। आज का जो युग है वह कंप्यूटर का, इंटरनेट का युग है, और कंप्यूटर में, इंटरनेट पर, मीडिया में हिंदी भाषा का उपयोग किस तरह से किया जा रहा है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये उपयोग करते समय कुछ चीज़ों की और ध्यान निश्चित रूप से हमें देना चाहिए, और ये ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे भाषाओं के शब्दों को स्वीकार करते हुए, मतलब उसकी एक मर्यादा भी होनी चाहिए ना, कितना हम लेंगे। ऐसा ना हो कि भाई 10 शब्दों में से 8-9 शब्द अंग्रेजी के हो और 2-3 शब्द हमारे भाषा के हो, तो क्या उसको हम मराठी भाषा, हिंदी भाषा कहेंगे? अगर 10 शब्दों में 2-3 शब्द अंग्रेजी के आ रहे तो ठीक है, हम समझ सकते हैं। तो इस तरह से जो है एक, जो हम स्वर्ण मध्य कहते हैं, उसका उपयोग करते हुए जो है होना चाहिए। जॉर्ज बुश ने कहा था कि हिंदी भाषा विश्व भाषा है, और उन्होंने ये भी कहा था अमेरिका के लोगों को, ये देशवासियों, हिंदी भाषा को आपको सीखना चाहिए, जॉर्ज बुश ने कहा। तो लगा लोगों को ऐसे, ये क्या कह रहे हैं, हिंदी भाषा सीखने की बात कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं। उसके पीछे एक कारण ये था कि अगर भारत का मार्केट आपको कब्जे में लेना है, व्यापार करना है, तो यहाँ की जो भाषा है वो हिंदी भाषा है, तो वो आनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा था कि अमेरिका वालों को जो है हिंदी भाषा निश्चित रूप से जो है सीखनी चाहिए। एक बात हो गई। अब दूसरा विषय ऐसा है कि हमें हिंदी में रोजगार मिल सकता है क्या? इसका उत्तर है कि हाँ, निश्चित रूप से ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां पर जो है हमें हिंदी भाषा के माध्यम से रोजगार प्राप्त हो सकता है। क्योंकि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, उस पढ़ाई का उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना है। अब वो जो हम कहते हैं ना कि शिक्षा का उद्देश्य संस्कार, नैतिकता वगैरह, वो तो है, ठीक है, लेकिन आज विद्यार्थी हिंदी क्यों पढ़ेंगे? अगर उन छात्रों को बीए हिंदी, एमए हिंदी करने के बाद रोजगार अगर मिलता है तो ही वो पढ़ेंगे, नहीं तो हिंदी पढ़ने के लिए कोई नहीं आएगा।
मराठी पढ़ने के लिए जो है कोई छात्र नहीं आएगा। अगर रोजगार मिलता है, मतलब रोजगाराभिमुख शिक्षा जिसको हम कहते हैं, कि मराठी हिंदी पढ़ने के बाद उन्हें जो है उनका पेट भरना चाहिए, उनको जो है रोजी रोटी मिलनी चाहिए। और आज हमारे देश के सामने बढ़ती हुई आबादी और बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। तो कहां कहां पर रोजगार मिल सकता है? और विद्यार्थियों को जब ऐसा लगे कि हिंदी पढ़ने के बाद मुझे रोजगार मिल सकता है, तभी हमारे हिंदी विषय को जो है छात्र आएंगे। यह हमें ध्यान निश्चित रूप से जो है रखना चाहिए। तो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा का महत्व बढ़ने के कारण अनेक रोजगार के अवसर यहाँ पर प्राप्त हो चुके हैं। और हिंदी संपर्क भाषा, राजभाषा होने के कारण भी जो है ऐसे अनेक क्षेत्र हैं। जैसा कि अध्यापक, हम प्राध्यापक बन गए, अब हमें जो है हिंदी की रोजी रोटी मिलती है, हमारा पेट जो है हिंदी भाषा के कारण मिलता है। तो बीए हुए, बीएड हो गए, या नेट सेट पीएचडी हुई, प्राध्यापक बन गए, तो ये एक क्षेत्र है। भोकरदन में जो कॉलेज है जालना के पास, मैंने शायद 1-2 साल पहले टीवी पर एक खबर पढ़ी थी, खबर देखी थी कि वहां के महाविद्यालय ने वीडियो बंद हो, तो वहां के महाविद्यालय ने, शायद आप भी जानते होंगे, कि जहाँ पर एंट्री होती है कॉलेज में, उस महाविद्यालय में जितने भी प्राध्यापक हैं उनके नाम और उनके सामने जो है उनकी तनख्वाह लिखी हुई है। बहुत इस पर चर्चा हुई, कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक बातें उसमें से सामने आ गई। उनको पूछा गया कि भाई ऐसा आपने क्यों किया है? प्राध्यापक का नाम लिखते हैं, उसके आगे सामने लिखा जाता है कि अमुक अमुक प्राध्यापक, उसके सामने जो है 2 लाख उसकी तनख्वाह है लिखी जाती। तो उनका उत्तर ऐसा था कि विद्यार्थी जब वो पढ़ेंगे कि भाई रंजीत जादव हिंदी के प्राध्यापक है और उनको जो है 2 लाख तनख्वाह मिल रही है, तो छात्रों को ऐसा लगना चाहिए कि हिंदी के प्राध्यापक को 2 लाख तनख्वाह मिल रही है, तो मुझे भी हिंदी में पढ़ना चाहिए और हिंदी में शिक्षक, प्राध्यापक होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य इतना है कि बच्चों को ऐसा निश्चित रूप से उनको विश्वास होना चाहिए कि मैं अगर हिंदी भाषा लूं तो मुझे जो है रोजगार मिलेगा, तब ये होगा। दूसरा जो क्षेत्र है वो अनुवाद का। अनुवाद के क्षेत्र में तो इतना काम है, राष्ट्र मतलब राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे अनेक क्षेत्र हैं अनुवाद को लेकर। लेकिन उसके लिए कम से कम 2 भाषाएं आनी चाहिए, 2-3 भाषाएं आनी चाहिए, तब जाकर जो है अनुवाद के क्षेत्र में आप जो है आपको काम मिल सकता है। ऐसे अनेक क्षेत्र है, सरकारी हो या निजी क्षेत्र हो, वहां पर जो है अनुवादक की नौकरी जो है हमें प्राप्त हो सकती है और अच्छी तनख्वाह मिल सकती है। और वैश्वीकरण के कारण अनुवाद का महत्व जो है बढ़ चुका है। भारत में राजभाषा अधिनियम के तहत जो है सभी
सरकारी दस्तावेजों का अंग्रेजी में और हिंदी में जो है अनुवाद करना पड़ता है। संसद में जो भी मतलब विधेयक जो भी कामकाज होता है उसका भी अनुवाद जो है किया जाता है। विधानसभाओं में जो है मीडिया हाउस है, दूरदर्शन है, आकाशवाणी है, बैंक है, जितने भी राज्य और केंद्र के कार्यालय होते हैं उन कार्यालयों में आप देखते हैं कि बैंक में आप जाइए, हिंदी अधिकारी होते हैं। जो भी केंद्रीय कार्यालय होते हैं वहां पर जो है राजभाषा अधिकारी का पद जो है वहां पर होता है। तो वह पद जो है प्राप्त जा सकता है। विज्ञापनों का अनुवाद हम कर सकते हैं, या आज बहुत बड़ा क्षेत्र जो हम देखते हैं वह है फिल्मों का डबिंग करना या रीमेक करना। दक्षिण भारत की अनेक फिल्में जो है हिंदी में आती है और उसका अनुवाद किया जाता है, तो वहां पर अनुवादक की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये सब तब होता है, तब होगा अनुवादक में उतनी प्रतिभा होनी चाहिए, तभी जाकर जो है हमें ये सब रोजगार जो है कर सकते हैं। प्रकाशन है, पुस्तकें हैं, या स्वतंत्र रूप से जो है हम अनुवादक, हमें अनेक बार पूछा जाता है कि भाई मराठी की एक पुस्तक है, हिंदी में कोई अनुवाद करने वाला है क्या? अच्छे अनुवादक नहीं मिलते। और दूसरी बात, प्रूफ रीडिंग का भी जो काम होता है, उद्धृत शोधन का जो काम होता है, अब लातूर में पहले एक दो लोग थे काम करने वाले, प्रूफ रीडिंग का काम करने वाले हिंदी का, आज एक भी नहीं है। बहुत दिक्कत आती है। कितने भी पैसे आप देने के लिए तैयार है, लेकिन काम करने वाला कोई नहीं है ना। तो एक तरफ छात्र जो है डिग्री लेकर बेकार हैं, तो उन्हें यह समझना चाहिए कि भाई इस क्षेत्र में हमको रोजगार मिल सकता है। मतलब सभी को नौकरी मिलेगा ऐसा भी नहीं है, लेकिन इन क्षेत्रों में हमको रोजगार मिल सकता है, और वह है एक अनुवाद का क्षेत्र। अनेक संस्थान हैं, अनेक जो है संस्थाएं हैं, कॉलेजेस हैं। आपकी डिग्री होने के बाद जो है एक कोर्स होता है अनुवादक का, तो वहां पर वो कोर्स करके जो है हमें नौकरी मिल सकती है। और दूसरी एक बात, दुभाषिया, दुभाषिया का बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। आप देखेंगे जब कोई चीन का मंत्री हो, या वहां के राष्ट्राध्यक्ष हो, या जापान के हो, जब हमारे पास आते हैं तो वह अंग्रेजी में बोल नहीं सकते, मतलब बोलते नहीं हो, अपने साथ दुभाषी ट्रांसलेटर लेकर आते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री एक तरफ बैठे हुए हैं और वहां के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बैठे हुए हैं, तो उन दोनों के बीच में वह दुभाषिया होता है, अनुवादक होता है। मतलब आईएएस अधिकारी को भी प्रधानमंत्री के साथ मतलब बैठने का मौका नहीं मिलता, लेकिन वो जो ट्रांसलेटर होता है वो दो प्रमुखों के साथ जो है बैठकर वहां पर अनुवाद करते हुए, ट्रांसलेट करते हुए जो है अपनी बात करते हैं। तो ऐसे अनेक क्षेत्र है, अनुवाद का क्षेत्र है। उसके बाद मीडिया है, पत्रकारिता, बहुत बड़ा क्षेत्र, व्यापक क्षेत्र है। तो वहां पर भी हमें रोजगार मिल सकता है। प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, 27 प्रकार की पत्रकारिता मानी जाती है। तो पत्रकारिता रोजगार का एक आकर्षण, एक माध्यम हो सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत करने की तैयारी होनी चाहिए, हम में प्रतिभा होनी चाहिए, भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तब जाकर जो है हमें रोजगार निश्चित रूप से मिल सकता है। अनेक हिंदी की पत्रिकाएं हैं देश भर में, अनेक हिंदी के चैनल्स हैं, मौके अनेक हैं, नहीं ऐसा नहीं है। सिर्फ हमें खोजना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, तब जाकर जो है रोजगार मिल सकता है। अनेक पद, संपादक का पद है, पत्रकार हैं, संवाददाता है, उप संपादक है, प्रूफ रीडर है, एंकर है, रेडियो जॉकी आप देखते हैं वहां पर जरूरत होती है, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कितने आज जो है मौके हैं रोजगार के। लेकिन हमारा क्षेत्र बहुत मर्यादित होता है हमारे छात्रों का। मतलब उनका इतना ही होता है कि भाई बीए हुआ, एमए हुआ,
उसके बाद ठीक है बीएड हुआ और कहीं ना कहीं डोनेशन देकर नौकरी, वो भी नहीं मिल रही है। तो ये क्षेत्र है, आपको इस हिंदी के माध्यम से जो है आपको ये रोजगार मिल सकता है। अनुवादक का अनुवाद के माध्यम से रोजगार मिल सकता है, मीडिया के माध्यम से जो है रोजगार मिल सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो बहुत जो है, एक तो पैसा मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है, हाँ, अनेक रेडियो चैनल चलते हैं, या वेब जर्नलिज्म का जो भाग है आज इंटरनेट क्रांति के कारण हमारे पास हुआ वेब जर्नलिज्म, तो वह हम खुद जो है शुरू कर सकते हैं। और दूसरी बात जो हमारे अभ्यासक्रम में भी अब रखा गया है कि जो स्मार्टफोन है, जो एप्स है, उन एप्स के माध्यम से हम रोजगार कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि यूट्यूब है, अगर आपके पास स्मार्टफोन हो तो उस स्मार्टफोन के माध्यम से आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। लाखों रुपए कमा रहे हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब चैनल खोलने के लिए तो कोई पैसा नहीं लगता, यादव जी को मालूम है सब। तो यूट्यूब पर अनेक चैनल हम चला सकते हैं, जिसमें जो प्रतिभा है किसी भी तरह की, अगर हम बात करेंगे मराठी में तो वो जो चैनल चलता है ना कि एक भोजन वगैरह बनाने का, एक मराठी में एक नाम बोल रहा हूँ, रसिका या कुछ तो नाम है उसका। तो उस स्त्री को जो है लाखों अलग अलग पदार्थ रोज बनाकर वो दिखाती है टीवी पर, लाखों रुपए वो कमाती है। अगर आप सर्च करेंगे तो मराठी यूट्यूब चैनल पर सबसे अधिक कमाई करने वाली वो महिला है। ऐसे अनेक चैनल है, अलग अलग जानकारी, खेल से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, क्रीड़ा से संबंधित हो, किसान खेती से संबंधित हो, जो भी हमारे अंदर प्रतिभा हो, अगर वो यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के सामने लाएंगे, दुनिया के सामने लाएंगे, तो आपको रोजगार मिल सकता है। अब वो रोजगार कैसे मिलता है ये हम सब जानते हैं। अगर देखने वाले ज्यादा लोग हो तो उस पर विज्ञापन आते हैं, वो कंपनियां जो है उसको पैसा देती है, वो सब जो है वो जानते हैं। या ब्लॉग लेखन के माध्यम से हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो एक तो प्रसिद्धि मिलेगी और रोजगार भी मिलेगा। तो ये यूट्यूब चैनल या ब्लॉग लेखन या फिर मीडिया, पत्रकारिता, अनुवाद आदि के माध्यम से हम रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। 25,000 से ज्यादा हिंदी ब्लॉग्स हैं, हिंदी में अनेक यूट्यूब चैनल आज चलाए जाते हैं, तो वो कर सकते हैं। रेडियो जॉकी है, एफएम है, सभी क्षेत्र पर। तो राजभाषा अधिकारी का पद होता है, हिंदी अधिकारी का पद हो सकता है, उसके माध्यम से हमको रोजगार मिलेगा। विज्ञापन में रोजगार, विज्ञापन भी, लेकिन उसके लिए बहुत प्रतिभा होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। विज्ञापन में एक वाक्य अगर हम तैयार करते हैं, ठंडा कोका कोला, जिसने भी तैयार किया लाखों रुपए उसको मिले, या लिखते लिखते लव हो जाए, बस एक वाक्य है, तैयार किया, 10 लाख रुपए मिल गए उस व्यक्ति को। तो ये विज्ञापन में भी जो है हम काम कर सकते हैं। और अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिसके माध्यम से हमें हिंदी के माध्यम से रोजगार निश्चित रूप से मिल सकता है। अब यहाँ समय कुछ मर्यादाएं होने के कारण बहुत विस्तार से उस पर बात नहीं की जा सकती। और अंतिम जो भाग है हमारे यहाँ पर कि हिंदी के सामने अब कौन सी चुनौतियां हैं। निश्चित रूप से चुनौतियां हैं जिसका उल्लेख इसकी पहले भी जो है मैंने किया। एक चुनौती ये है कि भाषा, जैसा कि इंग्लिश हम कहते हैं, भाषा की शुद्धता को लेकर जो बात की जाती है, कि अगर इसी तरह से हम अंग्रेजी शब्दों का अपनी भाषा में प्रयोग करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, तो धीरे धीरे जो है हमारे शब्द
क्योंकि बोलचाल में प्रयोग में अगर वो नहीं रहेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। इसीलिए शब्दों का प्रयोग जो है, हमारी भाषा के शब्दों का प्रयोग जो है निश्चित रूप से होना चाहिए। अब एक दो उदाहरण यहाँ पर लिए जा सकते हैं, संभवतः वो आपको भी मालूम होंगे। कि एक उदाहरण ऐसा है जरूरी है, वह सामान्य लोगों को तो छोड़िए, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को भी समझ में नहीं आती। तो ऐसा एक प्रसंग ऐसा है कि हिंदी दिवस आने के बाद बहुत सारे लोगों को हिंदी प्रेम में तैयार होता है मन में, कि चलो कम से कम आज शुद्ध हिंदी तो बोलेंगे दिन भर। जैसे 15 अगस्त को ही हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम निर्माण होता है, लेकिन सिर्फ एक दिन भाषा के या देश के प्रति प्रेम निर्माण होकर नहीं चलेगा, बल्कि 365 दिन भी जो है हमारे मन में, हमारे व्यवहार में जो है, बोलचाल में हिंदी भाषा का प्रयोग निश्चित रूप से होना चाहिए। तो एक हिंदी प्रेमी था, हिंदी दिवस, उसने कहा कि आज हिंदी हम बात करेंगे। जब वह बाहर निकला घर से तो एक ऑटो वाले के पास पहुंचता है और कहता है कि त्रिचक्रीय चालक त्रिचक्रीय चालक पूरे नांदेड़ शहर के परिभ्रमण के लिए कितनी मुद्राएं व्यय होगी। अब एक शब्द भी इसमें अंग्रेजी का नहीं है। त्रिचक्रीय मतलब ऑटो चालक पूरे नांदेड़ शहर के परिभ्रमण के लिए कितनी मुद्राएं व्यय होगी। अब वो समझ नहीं पाया, ऑटो चालक था। वो कहता है कि साहब हिंदी में बात करो। तो उसने कहा कि मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ महोदय। तो कहता है अपना सिर खुजला कर कि भाई मोदी जी परवाह करे रहेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मोदी जी के कारण, मोदी जी का हिंदी प्रेम हम जानते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का हिंदी प्रेम हम जानते हैं। बाकी चीज़ों में या क्षेत्रों में अच्छे दिन कब आएंगे पता नहीं, लेकिन हिंदी के लिए निश्चित रूप से अच्छे दिन आएंगे या आ रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो उस त्रिचक्री चालक ने कहा कि बैठिए, अंदर बैठिए। उसके बाजू में एक दूसरा व्यक्ति था ऑटो में बैठा हुआ। तो ऑटो वाले ने पूछा कि जो है आप कहाँ जाएंगे। उसने कहा कि मुझे परिसदन छोड़ दो। अब परिसदन, फिर वो घबराया, परेशान हुआ कि परिसदन मतलब क्या। तो उस बाजू वाले व्यक्ति ने कहा कि भाई इसको सर्किट हाउस जाना है। मतलब हमारा ऐसा है कि हिंदी भाषा को या मराठी भाषा को समझाने के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग हमें करना पड़ता है। कुछ शब्द ऐसे हैं हिंदी के, मराठी के, समझ में नहीं आते, वहां पर जो है अंग्रेजी का उपयोग करने के बाद जो है, हाँ ठीक है ठीक है, वो फिर बाद में जो है समझ में आता है कि सर्किट हाउस खुल जा रहा है। ऑटो में बैठा हुआ है, प्रश्न पूछ रहा है किस नांदेड़ शहर में कितने जो है चलचित्र मंदिर हैं। अब चलचित्र मंदिर कहने के बाद उसने कहा कि भाई मंदिर तो बहुत सारे हैं, राम मंदिर है, कृष्ण मंदिर है, महादेव मंदिर है। उस बाजू के व्यक्ति ने कहा कि भाई इसको वो मंदिर नहीं चाहिए, उसे वो मंदिर चाहिए जहां पर जो है नायक नायिका प्रेमालाप करती है, मतलब थिएटर, उसे चाहिए था थिएटर। तो इस तरह से ऐसे ऐसे शुद्ध हिंदी में वह बात करते रहे हिंदी प्रेमी। ऑटो चालक चकरा कर, परेशान होकर जो है सामने वाले ऑटो से धक्का मारते हैं और उसका जो पहिया है सामने का वो टेढ़ा हो जाता है और उसकी हवा भी जो है निकल जाती है। तो फिर उतरते समय ये हिंदी प्रेमी कहता है कि त्रिचक्रीय चालक
तुम्हारा अग्र चक्र वक्र हो चुका है, और ऐसा कहकर जो है वह हासिल, मतलब ये शुद्ध हिंदी भी, मतलब मेरा तात्पर्य यह है कहने का कि अंग्रेजी भाषा का शब्दों का प्रयोग कुछ सीमित रूप में हमें निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि भाषा में लचीलापन निश्चित रूप से होना चाहिए, लेकिन उसकी एक मर्यादा निश्चित रूप से होनी चाहिए। दूसरा एक उदाहरण है कि इंग्लिश भाषा का, हिंदी दिवस पर एक नेता लोगों के सामने भाषण कर रहे थे और वो लोगों को कहते हैं कि मेरी लोगों से गुजारिश है कि सभी लोग जो है हिंदी का यूज करें, हिंदी के प्रचार प्रसार में जो है योगदान दे, अधिक से अधिक जो है उसका प्रयोग करें। तो कुछ भाषा, इस तरह की भाषा, मतलब इंग्लिश भाषा जिसमें अंग्रेजी के शब्द है और कुछ भाषा जिसमें शुद्धता है, तो होना ये चाहिए कि जो अपने सरल और सहज अपनी भाषा के शब्द है, उन शब्दों का हमें निश्चित रूप से प्रयोग करना चाहिए। और दूसरी जो चुनौती है जो आज हमारी भाषा के सामने, रोमन लिपि में हिंदी लिखी जा रही है। रोमन लिपि में आज हर एक के पास मोबाइल आ गया, कंप्यूटर, इंटरनेट सब आ गया, तो वहां किस तरह की भाषा लिखी जा रही है? हिंदी भाषा। उच्चारण तो हिंदी का होता है, लेकिन वहां लिखा क्या जा रहा है? रोमन में लिखा जा रहा है। जैसे कि अंग्रेजी मतलब जो हमने हिंदी फिल्मों के शीर्षक लिखे जाते हैं, नाम लिखे जाते हैं। जैसा एक वाक्य है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, कैसे लिखा जाता है उसको? वहां पर रोमन में लिखा जाता है, AAP, आप KY, क्या कर रहे हैं। तो अगर इस तरह से हिंदी भाषा में तो हमारी देवनागरी लिपि है, अगर देवनागरी लिपि का प्रयोग नहीं करेंगे तो एक दिन देवनागरी लिपि भी जो है समाप्त हो जाएगी। तो होना ये चाहिए कि जितना हो सके हमें अपनी भाषा का प्रयोग निश्चित रूप से करना चाहिए। और मुझे लगता है कि हिंदी दिवस के इस अवसर पर आज लगभग मैं 1 सवा घंटा हुआ हिंदी भाषा की विकास और महत्व को लेकर, या हिंदी में रोजगार की संभावनाएं कहाँ कहाँ पर है, इस विषय को लेकर हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यशवंत महाविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा यहाँ पर मुझे व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया, इसीलिए हिंदी विभाग का, महाविद्यालय का, सम्माननीय प्राचार्य महोदय जी का मैं आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।